तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो आप कुछ लोग सोच रहे हैं हंस के आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत रात हो गई है सर, ठीक है, लेकिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के रह गए थे, अब 11th क्लास में जितनी भी चीजें आपकी रह गई वो सब कुछ हम बहुत तेजी से समेट रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से काम किया जा रहा है इस समय 11th क्लास के ऊपर। तो जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रह गए थे वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 4 से 5 वीडियोस हमने बनाई है, थोड़ी सी बड़ी है वो, आधे घंटे की, उन्हें देख डालो मेरे भाई। पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पे बी डिकेड 11th एंड 12th पे पड़ी हुई है, उसे अगर देख लेते तो हम गारंटी ले रहे हैं बेहतरीन पेपर आप करके आओगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पेपर में खूब पूछा जाता है, पुष्प क्रम क्या होता है? तो भैया पुष्पों के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। तो देखिए पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को, जो फूलों के लगे रहने का क्रम होता है, उसे पुष्प क्रम कहते हैं। कुछ पौधों में ये अलग से पूछ जाता है पुष्प प्रकलिकाएं क्या होती हैं। तो कुछ पौधों में पुष्प कलिकाएं भोजन इकट्ठा करके मांसल हो जाती हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, तब इन्हें पत्र प्रकलिका कह देते हैं। ये पत्र प्रकलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बना लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फूल वगैरह हैं, जो पुष्प वगैरह हैं, उन्हें भोजन वगैरह मिल गया तो उनकी खुद की एक पावर हो गई, अब वो अलग हो जाते हैं मेरे भाई। जब वो अलग हो जाते हैं तब हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, एक नया पौधा बना लेती है, और इन्हें हम लोग कहते हैं पत्र प्रकलिकाएं। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, एक में भले ही लिखे गए हैं। पुष्प क्रम 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है पुष्प क्रम क्या होता है, और पत्र प्रकलिकाएं क्या होती है, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर थोड़ा सा ब्लर है, तो स्टार्टिंग का एक पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया, बाकी सारी चीजें आपको ठीक मिल जाएंगी। कोशिका सिद्धांत क्या होता है सभी को पता है। जितने भी शरीर होते हैं, सभी जीवधारियों के शरीर, पेड़ पौधों के शरीर, सबके क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। हम लोग जंतु हैं तो जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, पेड़ पौधों के शरीर पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने क्या लिख दिया सिद्धांत, सभी जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका शरीर की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका का पावर हाउस कौन है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितनी भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, कोशिका कर रही है तो क्रियात्मक इकाई है, और कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है तो संरचनात्मक इकाई भी है सर, ठीक है। कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वतः, यानी जो पहले से जीवित कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन आपने सुना होगा, कोशिकाएं टूटती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका आनुवांशिक एकक होती है मेरे भाई, ठीक है। एंजाइम आपसे या हिंदी में कह सकता है बिकर क्या होता है। तो मेरे भाई हम लोगों के शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो एंजाइम के चक्कर में हो रही हैं। जैसे आपने डोपामाइन एंजाइम सुन रखा है, आदमी को हंसी बहुत आ रही है, इस तरीके की चीजें हो रही, तो डोपामाइन एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या है, ये जैव, हमने क्या लिखा हो, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को कराते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एंजाइमों की वजह से होती हैं सर, ठीक है। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। इनकी संरचना का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा करा जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, इसमें कैमरा वगैरह होता है, पूरा अरेंजमेंट होता है, एक्सरेज को डाला जाता है, उनके पैटर्न को देखा जाता है और फिर अध्ययन करा जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से एंजाइमों का अध्ययन करते हैं। सरल एंजाइम घुलनशील होते हैं, प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं, जबकि जो जटिल एंजाइम है वो 2 घटकों से बने होते हैं, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग मेरे भाई, ठीक है। राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की संरचना ये आपसे पूछ सकता है, इसका आप चित्र भी बनाओ। देखो ये एंजाइम पेपर में बन सकता है लॉन्ग में। एंजाइम क्या है, इसकी संरचना, तो आप राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की संरचना लिख देंगे और इसका चित्र बना देंगे। चित्र हमने सारे इस पीडीएफ के आखिर में लगा दिए, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो तो इसे आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। क्या होता है इस एंजाइम की त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है। हिस, मूर और स्टाइन ने दिया 3.2 लंबाई, 2.8 चौड़ाई, 2.8 ऊंचाई, नैनोमीटर गुर्दे के समान आकार का अणु होता है। 124 एमिनो अम्लों की तरह एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। एन टर्मिनल पर लाइसिन होता है, सी टर्मिनल पर वैलिन होता है। सिस्टीन के 8 अणु आपस में मिलते हैं। 4 डाइसल्फाइड अम्ल जो एमिनो अम्लों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। कुंडली में टोटल 4 मोड़ होते हैं तथा सक्रिय स्थल एक मोड़ के मध्य में स्थित होता है। इसका अणुभार लगभग 1400 डाल्टन होता है। तो ये आप बेसिक, जरूरी नहीं इतना ही लिखो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया, अपने हिसाब से लिख दिया। क्रिया विधि की बात करें तो भैया देखो होता कैसे, हम बता रहे हैं आपको। मान लिया अपने पास कुछ ऐसा है जिससे हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो एंजाइम आएगा। एंजाइम इनसे कहेगा तुम मेरे पास आओ, तो एंजाइम इन्हें अपने सक्रिय केंद्र यानी अपनी सतह पर इकट्ठा कर लेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम मान लिया एंजाइम है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कौन है, हम एंजाइम हैं। बहुत सारे बच्चे अभिकारक हैं। अभिकारक आते हैं मेरी सतह
पर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हो या यहाँ ऑफलाइन में मेरी छत पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम एंजाइम हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा तो हम नए लोगों को इकट्ठा, नए अभिकारकों के लिए सक्रिय हो जाएंगे और उन्हें अपनी सतह से मुक्त कर देंगे। इसी तरीके से एंजाइम करते हैं। देखो एंजाइम सबसे पहले Se+S मतलब एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या, रिएक्टेंट, जो क्रिया कर रहा है, अभिकारक से क्रिया करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट फिर क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट एक माध्यमिक क्या होगी, जो बीच में बन रहा है खाली, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम में निकल जाएगा, एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही आखिरी में निकल जाएगा, और +P का मतलब प्रोडक्ट का निर्माण यानी उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो एंजाइम अभिकारक से मिला, उत्पाद बना दिया, एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही अलग हो गया। तो ये आपसे लॉन्ग में आ सकता है, एंजाइम क्या है, इसकी संरचना पेपर में आती है सर, ठीक है। इसका चित्र हमने आखिरी में लगा दिया है। जंतु पादप कोशिका में अंतर, 4 अंतर पेपर में पूछे जाते हैं, 4 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। 9th में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर भी सरल सरल हमने लिख दिए हैं। इनमें कोशिका भित्ति यानी झिल्ली होती है, उनमें नहीं होती है। इनमें लबक होते हैं, उनमें नहीं होते हैं। इनमें रिक्तिकाएं जो खाली जगह होती है वो संख्या में कम होती हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी होती हैं। जाहिर सी बात, जब बड़ी हैं तो संख्या कम हो जाएगी। इनमें छोटी होती हैं और संख्या में ज़्यादा होती हैं। इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, उनमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। छोटा छोटा है, आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद गुणसूत्र क्या होता है, सभी को पता है। हम लोगों का जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारे धागे होते हैं जिन्हें हम लोग क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इनसे मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाते हैं। इनकी सतह पर जीन होते हैं, वो जीन ही क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचना वाहक का काम करते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लोगे। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में कुछ तंतु रूपी पिंड पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग होता है जो वंशागति यानी माता पिता के लक्षणों को बच्चों में पहुंचा सकता है। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय, क्रोमेटिन क्या है, धागे हैं, क्या करते हैं, सिकुड़कर छोटे और मोटे धागों का रूप ले लेते हैं। इन्हीं धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। किसी जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे मनुष्य में कितनी 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 भागों में बटा होता है, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। यह भाग जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर 2 भाग होगा, ठीक है। इनकी सतह पर छोटे छोटी असंख्य रचनाएं पाई जाती जिन्हें जीन कहते हैं, और जीन ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक करते हैं, यानी माता पिता से लक्षणों को लेके जाते हैं, संरचनाओं को, सर, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, इसमें भी चित्र आप बना देना, अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो उसका भी चित्र हमने नीचे लगा दिया भाई, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम क्या होता है, संरचना पूछी जा सकती है, सबको पता है राइबोसोम क्या है। इसमें राइबोसोम आपने 2 प्रकार के पढ़ रखे होंगे, 70S 80S और भी तरीके के होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में इन्हें देखा। इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। इनमें आरएनए तथा प्रोटीन मिलता है। व्यास इनका इतना होता है। अवसादन गुणांक कह लो, स्वेडबर्ग नियतांक कह लो, इसीलिए हमने S से लिखते हैं सर, ठीक है। कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। 70S 705 नहीं है ये, 70S स्वेडबर्ग नियतांक कह लो, अवसादन गुणांक कह लो, 70S 80S 77S 60S, ठीक है। तो ये गुणांक होते हैं। इस वजह से जब इसे इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो स्वेडबर्ग नियतांक, गुणांक, कांस्टेंट, तो S से इसे हम लोग लिख देते हैं सर, ठीक है। लाइसोसोम क्या, आत्मघाती थैली होती है। इसमें कोशिका अपने आप फट जाती है, थैली उसकी सर ठीक खत्म हो जाती है, मृत हो जाती है। जब कोशिका मृत हो जाती है तो उसकी थैलियां अपने आप फट के नष्ट हो जाती है, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनका निर्माण गाल्जिकाए और अंतःप्रदब्बी जालिका में होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, ये सारी जो भी चीजें PDF तो हम आपको दे देंगे। हम एक क्विक आपको रिव्यू दे रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। वॉटसन और क्रिक मॉडल, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल था मेरे भाई। वॉटसन एवं क्रिक ने कहा भाई, ये चित्र देख लो तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ये चित्र है भाई, कहाँ गया वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल मेरे भाई। वॉटसन एवं क्रिक मॉडल का चित्र भाई इसमें हम लगाना गए हैं भूल, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है। आप चित्र का क्या करोगे बताओ, चलो पहले इसे दिखा देते हैं। चित्र कैसा होता है सबने देखा हुआ भैया, वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल का चित्र करें। रात में भाई मच्छर बहुत दुखी कर रहे हैं, जरा देखना। इस तरीके का कुछ चित्र हुआ करता था, अगर हम आपको याद है ना, गूगल पे डालना सबसे ऊपर है। इस तरीके की 2 मेरे भाई संरचनाएं चलती थी, सीढ़ी नुमा ऐसे करके, और यहाँ पे क्या, ये डंडे आपस में बनते थे सर, ठीक है। ऐसे करके डंडे यानी बॉन्ड आपस में बना करते थे। अभी हम आपको लास्ट में दिखा भी देंगे। ऐसे करके बॉन्ड बना करते थे, और इसमें कौन चलता था, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, तो इनके बीच में बॉन्ड बनते थे भैया, ठीक है। थायामीन, साइटोसिन सबके बीच में बॉन्ड बनते थे। इस तरीके की आकृति बनती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो देखो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बारे में
में वाटसन क्रिक ने बताया, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। 2 रिंग से मिलकर बना होता है, एक इधर वाली सीढ़ी के 2 डंडों के समान होती है, जो देखो सीढ़ी जैसा दिखता है। यह बल शर्करा और फास्फेट की इकाई का होता है, 2 खंभे बनाता है, जुड़े हुए क्षार युग्म सीढ़ी के डंडे की आकार की रचना बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपको बना के दिखाया बिल्कुल वैसा ही सर, ठीक है। प्रत्येक बलय में हजारों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं, इस श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। इन श्रृंखलाओं में क्षार लंबी, यानी कुल मिला के आप इसके बारे में पढ़ लोगे, सबको पता है 9th क्लास से डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। तो वो जो क्षार होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो वो सीढ़ी के समान स्ट्रक्चर बन जाता है, 2 संरचनाएं होती हैं, ये इनका मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर क्या, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका अणु कैसा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपस में सीढ़ी के समान संरचना बनाता है, वो बेचारा अकेला होता है। इसके अणु में कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। इसमें कौन होता है, आखिरी में यूरेसिल होता है सर, ठीक है। तो इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी चीजें लिखी हुई हैं इन्हें आप पढ़ लोगे। ये देखो हमने यहाँ पर जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का चित्र लगाया हुआ है। ये पादप कोशिका का चित्र पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं आ जाए लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का यहीं पे चित्र लगा दिया है, और ये एंजाइम की संरचना भी हमने लगा दी है। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा ढीले हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, यहीं पर मेरे भाई सर्च करके दिखा देते हैं, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें हम यहीं पर सर्च करके दिखा देते हैं कि जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है उसका आप डायग्राम कैसा बनाओगे। देखो वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये आ गया मेरे भाई। हम ये गए इमेजेस में सर, ठीक है। और ये देखो ये जो बना हुआ है यही वाटसन एवं क्रिक मॉडल है। तो ये इसमें जरूरी नहीं यही वाला आप बनाना, आप कोई भी सरल बना लेना। इसमें देखो क्या है बताओ, ये देखो क्या आपस में क्या बना हुआ बॉन्ड, थोड़ा सा जो घिनौना है, देखो ए और टी के बीच में, ए और टी का मतलब क्या है, एडेनिन, थायामीन। सी और जी के बीच में क्या है, साइटोसिन, ग्वानिन, यही सब वहां पे लिखा हुआ। उसे एक बार अपनी लैंग्वेज में पढ़ लेना। ये डायग्राम अगर आप साथ में बना लोगे तो ये डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी लॉन्ग में बन सकता है। यानी हमने आपको काफी सारी यहाँ पे चीजें बताई हैं, जैसे जंतु पादप कोशिका में अंतर 4 नंबर में बन सकता है, राइबोसोम लाइसोसोम पे टिप्पणी आ सकती है, एंजाइम लॉन्ग में आ सकता है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल लॉन्ग में आ सकता है सर, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें लगभग आपने 9th में भी पढ़ रखी हैं। और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ को जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं देख रहे हैं, तुरंत हम उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे सर, ठीक है। और उसके अलावा वो बच्चे जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे जाके BD Academy 11th and 12th को सर्च करो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा, आपको पेपर चाहिए, जो भी चाहिए नीचे कॉमेंट करके बताओ। बहुत सारी वीडियोस आने वाले 1 सप्ताह के अंदर इस चैनल पे आप देखने वाले हो, चाहे कोई देखे या ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं भी कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई इसके पहले हमने 4 महा क्लास टाइप बना रखे हैं, उन चारों को देख डालो, ठीक है। लगभग 6-7 चैप्टर हमने उसमें कवर किए हैं। ये बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बेहतरीन करके आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।